So student, now we are going to study the reflection of the light. What is refraction of light? ठीक है. So refraction basically क्या है कि जब भी अभी हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा हाल ही में, ठीक है. तो रिफ्लेक्शन में ये था कि लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक करके सेम मीडियम में वापस जा रही थी, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या था कि मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है. वहीं रिफ्लेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो हम मीडियम के चेंज को पढ़ेंगे, यानी जब लाइट किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करके मीडियम बैक हो जा रही है, उस फेनोमेनन को हमने डीपली पढ़ा रिफ्लेक्शन के नाम से. अब हम पढ़ेंगे अगर लाइट उस किसी सरफेस से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक ना हो, जबकि उस मीडियम में यानी उस सरफेस को हम क्रॉस कर जाए, मीडियम हमारा चेंज हो जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंच जाए, तो जो फेनोमेनन होगा उस फेनोमेनन को हम पढ़ेंगे और उसी का नाम हमने रिफ्लेक्शन रहता है, ठीक है. तो उस फेनोमेनन को बेसिकली क्या कहते हैं? द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट at the interface of two media when it passes from one transparent medium into another transparent medium. मतलब लाइट जब भी किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, एयर से, ग्लास से, वाटर से दूसरे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिस मीडियम को हम देख सकें, जिस मीडियम से हमें लाइट आती जाती दिखाई दे सके, अगर मीडियम के इंटरफेस पे अगर वो लाइट अपना चेंज कर रही है, स्विच हो रही है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उस मीडियम पे कुछ फेनोमेनन हो रहा है. और फेनोमेनन क्या है? उसका बेंड हो जाना. यानी आप जैसे देखो तो ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, लाइट इस मीडियम में, ये आपका एयर कह लो, ठीक है, और ये आपका ग्लास कह लो, किसी ग्लास स्लैब से या फिर किसी ग्लास के आप कुछ भी कंटेनर कह लो या फिर कोई भी ग्लास का ऑब्जेक्ट कह लो, तो लाइट जब इस एयर वाले मीडियम से इस ग्लास वाले मीडियम में जब वो एंटर कर रही है, तो जो उसके बाउंड्री पॉइंट, जब भी कोई दो मीडियम आपके पास होगा तो डेफिनेटली उसका एक बाउंड्री पॉइंट होगा. दो मीडियम आपस में ऐसा मर्ज तो होंगे नहीं, दे आर जस्ट सेपरेटेड बाय अ सिंगल, आप लाइन कह सकते हो, जो आपको पता नहीं चलता. जैसे आप ग्लास में अगर आप वाटर ही रखे हो यहाँ पे, अगर आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, ये आपके पास एक ग्लास है और आपकी ग्लास में अगर वाटर है, तो यहाँ जो वाटर है ना और इसके जस्ट ऊपर जो एयर की, ये जो यहाँ जो एयर है, तो इनके बीच में एक ऑटोमेटिकली इनके बीच में एक लाइन ड्रॉन है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, बट दे आर सेपरेटिंग, बट दिस लाइन इज सेपरेटिंग दिस टू मीडियम्स. एयर में और वाटर मॉलिक्यूल को वो अलग रखेगी. तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वाटर या तो एयर में होता है, फिर एयर वाटर में होता है. मतलब एयर के अंदर ही वाटर में वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे होते हैं, लेकिन नहीं, वाटर एक अलग अपने कंटेनर में और एयर अपने अलग जगह पे है. इसलिए यहाँ देखो, यहाँ जो ग्लास और एयर का जो मीडियम है वो एक लाइन से यहाँ पे अलग अलग किया गया है, बाइफरकेट किया गया है. तो जब लाइट रे इस मीडियम से, एयर से जब इस ग्लास में जा रही है, तो वो अपने इस ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जा रही है. सो दिस बेंडिंग फेनोमेनन, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, उस मीडियम के इंटरफेस, उस मीडियम के बाउंड्री पे, और कहीं नहीं, उस मीडियम के बाउंड्री पे ही जब वो लाइट बेंड होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होते हैं, तो जो फिनोमेनन होता है, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है. या फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हो इस तरह, दैट व्हेन अ लाइट रे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes from one medium into another medium, then it bends from its original path. This bending of light ray is known as reflection of light. जब भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से समवट बेंड हो जाती है. उस बेंडिंग फेनोमेनन को ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है. ये आपका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन था, आप इसको लर्न कर लो. अब देखो इस रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, आखिर रीजन क्या है रिफ्रैक्शन का. मतलब लाइट आ रही है, बेंड हो जा रही है, वो तक तो मान लीजिए, चलो भाई बेंड होती है, बट रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों बेंड होती है. तो बेंड बेसिकली होती है डिफरेंस इन द ऑप्टिकल डेंसिटी. इस मीडियम में, इस एयर के मीडियम की जो डेंसिटी है, डेंसिटी समझते हो ना, उसमें जो ऑब्जेक्ट है और जितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी डेंसिटी एयर की और ग्लास की डेंसिटी में डिफरेंस है, ठीक है. एक तो डेंसिटी होती है, जैसे डेंसिटी को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. एक तो आपकी
नॉर्मल जो आप पढ़ते हो डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम वो होती है, और दूसरी एक होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। हाँ ठीक है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ऑप्टिकल और इसको नॉर्मल डेंसिटी के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है जो ऑप्टिक्स के बेसिस पे डिफाइन की जाती है, जो लाइट रेज के बेसिस पे डिफाइन की जाती है, जिनमें हम ये कंपेयर करते हैं कि लाइट रे एक मीडियम में जितनी ज्यादा क्या बोलते हैं डेविएट होती है, बेंड होती है, वो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज्यादा है। और दूसरी हम मेजर करते हैं नॉर्मल की मास अपन वॉल्यूम, यानी कि कितने वॉल्यूम में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो बेसिकली डेंसिटी ही उसका रीजन होता है, डिफरेंस इन डेंसिटी। जब लाइट रे इस मीडियम में थी तो इस मीडियम्स की डेंसिटी कुछ और थी, यानी इस मीडियम के ऑब्जेक्ट जो थे वो कुछ मतलब अलग ही ओरिएंटेशन पे थे, ठीक है, कुछ अलग अलग ओरिएंटेशन पे थे। लेकिन जब वो दूसरे मीडियम में गई तो उस मीडियम की ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन दूसरी हो गई। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर ये कोई ऑब्जेक्ट था, वो कुछ ऐसे 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 होंगे, तो लाइट रे उन ऑब्जेक्ट, अब जो ऑब्जेक्ट्स जो हम देखते हैं ना एयर में या फिर, तो एयर में एकदम कंप्लीटली पैक्ड नहीं है, देयर आर सम स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स थ्रू विच द लाइट कैन पास, ठीक है। और अगर जब हम दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो वहां की जो ऑब्जेक्ट की जो ओरिएंटेशन है वो कुछ अलग है, ठीक है। तो जब लाइट जैसे ही वहां से चेंज होती है अपना पाथ ना, तो जो जिस स्पेस में वो चल रही थी, जिस खाली जगह पे वो चल रही थी, अब उसको वो खाली जगह मिलना बंद हो गया, तब वो खाली जगह को ढूंढते ढूंढते अपने आप को बेंड कर लेगी, ठीक है। और अगर एक बार उसको जो स्पेस मिल गया चलने के लिए, तब वो उसी स्पेस पे चलती रही, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो काफी यूं समझ लो कि मतलब काफी सिस्टमेटिक होती है। लाइक अगर ऑब्जेक्ट्स अगर कुछ ऐसे ऐसे अगर गोले गोले ये आइटम्स में बना रहा हूँ किसी मटेरियल के, और अगर ये ऐसे ऐसे स्पेस्ड हैं आइटम्स, आप जानते हो स्फीयर ही होंगे, तो इनके बीच की ये जो गैप है ना, ये गैप मैं आपको दिखाऊं, इनके बीच की ये जो गैप है ना, ये ग्रीन वाली गैप, ये गैप है या फिर ये जो गैप है ना, ये गैप क्या हुआ है, हमेशा हमेशा फिक्स्ड है। तो जब जब लाइट एक बार जब किसी दूसरे मीडियम में, वंस लाइट एंटर्स इन अनदर मीडियम, जब वो लाइट दूसरे मीडियम में जब एंटर्स कर जाती है, तो फिर वो उसी पाथ पे, उसी स्पेस में वो चलना चालू कर देती है, उतने ही जगह पे चलना चालू कर देती है। इसलिए जब वो लाइट जब सेम मीडियम में थी तब उसके अंदर कोई डेविएशन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे उसने मीडियम चेंज किया तो उसको अगेन उसका जो स्पेसिंग होगा, जो चलने का जो रास्ता होगा, वो रास्ता ही बदल जा रहा है। समझ रहे हो बात को? जैसे जैसे ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह कई ऑब्जेक्ट होते हैं। तो एक बार जब वो किसी मटेरियल में चला गया ना, तो फिर उसके पास अब वही ऑप्शन होगा, अब वही रास्ता होगा जिस पे वो चलेगा। अब उसके पास अलग रास्ता नहीं। अब लाइट अगर इधर से आ रही है तो फिर ये जो स्पेसिंग है ना, ये इसी स्पेसिंग में जाएगी, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही लाइट रे अगर यहाँ दोबारा पहुंचेगी, लाइट रे जैसे यहाँ आएगी, तो फिर इसको इसकी स्पेसिंग पे दिक्कत होगी, तो फिर ये बेंड होगी, फिर ये बेंड होगी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्टिकल डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ही रिफ्लेक्शन होता है। सो रिफ्लेक्शन ओकर्स ओनली बाय द डिफरेंस इन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द रीजन, जिस वजह से क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है लाइट की ना, वो भी अलग अलग मीडियम में अलग हो जाती है। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे इस मीडियम में लेट्स से जो एयर है आपका, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। अब देखो ये जो एयर है ना, तो एयर में क्या है कि लाइट की जो मॉलिक्यूल्स जो थे, एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे, वो लाइट को पास होने दे रहे थे, कुछ ज्यादा ही स्पेस पे थे, इसलिए तो उसमें लाइट की स्पीड बहुत तेज थी। लाइट आई और चली गई, और जब ये जैसे ही इसने इस ग्लास में एंटर किया, तो अब इसको क्या हुआ, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े पास पास हैं, तो इसको ज्यादा स्पेस मिला नहीं, ठीक है, इसको ज्यादा स्पेस मिला नहीं। तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी धीरे धीरे ये जाएगा रास्ता ढूंढते ढूंढते, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इसमें डिक्रीज हो गई, और इसकी वेलोसिटी इसमें क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्पेस इसको एम्प्टी मिल रहा है। एम्प्टी स्पेस मतलब देयर इज नो एटम प्रेजेंट एट दैट स्पेस, उस जगह पे, उस वॉल्यूम पे कोई ज्यादा खास एटम मौजूद नहीं है, इसलिए उसको ज्यादा स्पेस मिल रहा है। और जब ग्लास स्लैब में आ रहा है तो उसको उतने ही वॉल्यूम में ज्यादा एटम्स मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पेसिंग कम हो गई। स्पेसिंग यानी खाली जगह जब उसकी कम हो गई, तब उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली धीरे हो जाएगी, ठीक है। तो ड्यू टू दिस रीजन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। और जब वेलोसिटी चेंज होती है ना, तो हम उसी बेसिस पे रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी की ही चेंज के बेसिस पे रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं। बेसिकली रिफ्लेक्शन होता ही यही है। अभी हम जब रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब डेफिनेशन देंगे, तो उसमें हम यही चीज बताएंगे, ठीक है। और ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस पे दो मीडियम को डिफाइन किया गया जो हम यूज करने वाले हैं। पहला मीडियम है आपका रेयरर मीडियम,
रेयरर मीडियम का मतलब है कि उसमें स्पेस ज्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या है कि उसमें स्पेस उतना ज्यादा नहीं होगा कंपेरेटिव टू रेयरर मीडियम। ये रहा आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। तो on the basis of optical densities there are two mediums defined. First one is the medium in which speed of light is has lower value than another medium. अगर दो मीडियम के हमने लिया और उसका कंपेरिजन किया, तो जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है कंपेरेटिवली टू सेकेंड मीडियम, तो उस मीडियम को रेयर कहेंगे। और जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम है कंपेरेटिव टू रिलेटिव रेयर मीडियम, तो उस हम मीडियम को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे, ठीक है। The medium in which speed of light has lower value than another medium, then the first medium is optically denser medium and another medium is optically rare medium. जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है वो रेयर, जिसमें कम है वो डेंसर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद कर लो कि पूरे रिफ्रैक्शन के फेनोमेनन में आपकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ भी चेंज होगी। बट जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी आप जानते हो ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वो चेंज नहीं होगी, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड नहीं चेंज होगी। यानी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, जो नेचर है, वो नहीं चेंज होगा। वो जितना ऑसिलेट एक सेकंड पहले कर रहा था उतना ऑसिलेट दूसरे मीडियम में भी करेगा, उसकी वजह से उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो एक सेकंड में ये जितना करेस्ट्रो बना रहा था वो अगले मीडियम में भी उतना ही बनाएगा। बट बाकी जो दोनों चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी को छोड़ के वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट, वो चेंज होगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और आपका स्पीड ऑफ लाइट, ये तीनों इस रिलेशनशिप से लिंक्ड होता है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, जिसमें लैम्डा वेवलेंथ होता है। तो जब आपका वेवलेंथ चेंज हो रहा है और स्पीड चेंज हो रहा है, तो इस चीज को कांस्टेंट रखने के लिए, या फिर यू कह सकते हो इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, अगर आपका v चेंज हो जा रहा है, v इज चेंजिंग, तो आपका लैम्डा भी चेंज होगा, ठीक है। लेकिन f जो होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप यू कह सकते हो कि f को कांस्टेंट रखने के लिए ये कुछ ऐसा चेंज होता है कि v और जो लैम्डा का जो डिवीजन होगा वो हमेशा कांस्टेंट आए किसी भी मीडियम में। यानी कि लाइट की वेवलेंथ और वेलोसिटी मीडियम के अकॉर्डिंगली ऐसे एडजस्ट होती है कि हमेशा जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी वो सेम रहे, ठीक है। तो इस बात को आप याद कर लो, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि व्हाट डज नॉट चेंज, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। तो आपको याद रहना चाहिए कि in the reflection phenomenon the frequency of the light does not changes, ठीक है। ओके, अब इसमें हम नेक्स्ट आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फील लेने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके हिसाब से, जिसके मदद से हम ये बता सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट अगले मीडियम में, मतलब उस मीडियम में जिसमें लाइट की वेलोसिटी कम चल रही है, वो कम कितना है, वो वैल्यू कितना है, या फिर जो भी हमको फिजिकल पैरामीटर हमको लाइट की वेलोसिटी का कंपेयर करा दे एब्सोल्यूट लाइट की वेलोसिटी से, उसी हम फिजिकल क्वांटिटी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। यानी कहने का मतलब है कि अगर लाइट एयर से इस मीडियम में आ गई, ये मीडियम ग्लास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस लाइट की वेलोसिटी इस मीडियम में और इस मीडियम में अलग अलग होगी। तो उन दोनों का जब रेशियो निकालते हैं, जब वेलोसिटी का रेशियो निकालते हैं दोनों अलग अलग मीडियम्स में, तो जो रेशियो हमें मिलता है उसी रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, उसके बाद एक नया टर्म डिफाइन किया जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर आपका एक मीडियम है, रिलेटिव का मतलब समझते हो ना, सापेक्ष, यानी दूसरे के कंपेयर में एक का मेजरमेंट, समझ रहे हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो इस मीडियम 2 के रिलेटिव में इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, या इस 1 के कंपेरेंट में इस 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इसी को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। सो व्हेन ए लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, अगर लाइट रे इस मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो जब हमें मीडियम 2 का इसके रिस्पेक्ट में, पहले के रिस्पेक्ट में अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना हो,
तो उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बताएंगे, और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 and 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। टू जो नीचे वाला होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि n2 अपॉन n1। यानी n2 क्या है, n2 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। यानी इसको हम डिफाइन करेंगे, n2 को हम इस तरह कहेंगे कि n2 का मतलब है कि c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी कि इस मीडियम में वेलोसिटी, अगर लाइट, अगर यहाँ पे ये मीडियम एयर ना होके लेट से ये वाटर है और नीचे ग्लास है, तो अगर लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है तो हम पहले इसका अलग से डिफाइन कर लेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमें इसका कंपैरिजन किससे करके मिलेगा, इसका कंपैरिजन हमको वैक्यूम से करके मिलेगा। वैक्यूम में जब लाइट की स्पीड को हम c से डिनोट करते हैं, तो इसका जब कंपैरिजन हम पहले वैक्यूम से कर लेंगे, यानी इसका इस मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम से कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद इस मीडियम का लाइट की स्पीड वैक्यूम से कंपेयर करने के बाद जब हमको n1 और n2 मिल जाएगा, तो हम जब n2 बाई n1 करेंगे तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे c अपॉन v2 कर लो और यहाँ पे c अपॉन v1 कर लो, तो इसको जब c अपॉन v2 इंटू v1 अपॉन c करेंगे, जब इसको नीचे रखेंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे v1 बाई हमें v2 मिल जाएगा, ठीक है। और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पुट करेंगे तो फिर एफ लैम्डा इधर, यानी ये एफ लैम्डा 1 हो जाएगा और इधर भी नीचे भी f हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम है तो एफ एफ कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों मीडियम में सेम रहेगी, इसलिए एफ एफ कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो 1 and 2 इज व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ओके। फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कुछ जैसे हमने रिफ्लेक्शन में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, उसी तरह रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज होते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन जैसे ही, उसमें पहला लॉ है सिमिलर टू द रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, इसको आपको समझाया जा चुका है रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। ये तीनों एक ही मीडियम में लाई करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। सेकेंड जो आपका लॉ है वो ये है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इंसिडेंस जो हम एंगल लेते हैं नॉर्मल से और इंसिडेंट एंगल को जो मेजरमेंट करके जो हम एंगल निकालते हैं आई, दिस आई, इसका साइन लेंगे। साइन का मतलब है ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो साइन, उसका साइन और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड और जो नॉर्मल के बीच का जो आर है, जो एंगल है, उसका अगर हम साइन लेते हैं, साइन का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन, तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लेंगे, साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आई का जब साइन ऑफ आर का जब हम रेशियो लेते हैं तो वो हमको एक ऑलवेज एक कांस्टेंट वैल्यू देता है फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम। एक मतलब किसी दो पर्टिकुलर मीडियम के लिए, कहने मतलब है कि एक मीडियम से लाइट आ रही होगी दूसरे मीडियम में जा रही होगी तो हमको 2 मिनट की जरूरत पड़ेगी। तो इन दो मीडियम्स के हमेशा अगर देखें, दो मीडियम्स को लेकर अगर हम देखें तो जो भी हम साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर है, क्योंकि आई और आर को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर पोजीशन ऑफ इंसिडेंस, हम आई और आर को रिस्पेक्टिवली चेंज कर सकते हैं। तो जितने भी हम साइन आई और साइन आर का जो हम रेशियो लेंगे वो हमेशा क्या आएगा, किसी दो पर्टिकुलर मीडियम के लिए हमेशा फिक्स्ड आता है, कांस्टेंट। तो इस लॉ को, इस सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्नेल्स लॉ, तो आप डिफाइन करोगे कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया। या आप गिवन कलर को आप रिमूव भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एनसीईआरटी की लाइन अगर आपको याद हो जाए तो मस्ट है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये
आप डेफिनेशन जरूर याद कर लेना कि द रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। किसी एक मीडिया का पेयर के लिए, पेयर समझते हो, जोड़ी, यानी वन एक हो और एक दूसरा तुम्हारा टू हो, यानी 1 और 2 के लिए आपको ये डिफाइंड है, ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड रहता है। क्या? साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमेशा फिक्स रहता है और वो फिक्स वैल्यू 1 और 2 के बराबर होती है। ओके, आता है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट होता है, ये जो कांस्टेंट होता है, ये उस उन दोनों मीडियम के पेयर्स के नीचे वाले सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के बराबर होता है। यानी जो कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है, और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम देखते हैं। यानी कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो आपका कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इस सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर हम लेंगे उसके बराबर होता है। यही आपका दो इंपॉर्टेंट लॉ है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, और n2 अपॉन n1 का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम दिस विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, ये पक्का पूछेगा, कुछ और पूछे ना पूछे, ये तो एकदम डैम श्योर आने वाला है, मतलब आ भी सकता है कि स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और आपको उस पर न्यूमेरिकल वगैरह तो आगे आप कराएंगे, वो होगा। और देखना ये जो स्टेटमेंट होता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि ये आई जो है वो हमेशा 0 to 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये नॉर्मल, ये आपका ये जब ये लाइट रे आ रही है ना, तो ये जो एंगल है ये 0 से 90 होना चाहिए। 0 का मतलब ये है कि इसी पे लाई कर रही है, इसी नॉर्मल पे, और 90 का मतलब क्या है कि ये झुकते 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 यहाँ पे आ जाए, मतलब लाइट रे कुछ इधर से जाए, ठीक है। अब इसके नीचे अगर आप जाओगे ना, अब 90 से अगर आप अधिक चले जाओगे, लेट से मान लो 90 आपका ये था, अब आप 90 से अगर थोड़ा सा नीचे आओगे इस डायरेक्शन में, यानी कि लाइट अगर आप यहाँ से चलाओगे, तब ये उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा मतलब कि मतलब अब ये अब नया रिफ्लेक्शन होने लगा ना। जैसे अब अगर यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, जैसे ये आपका ये आपका लाइट रहा है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम 0, मिनिमम 0 हो सकता है कि इसी पे लाई जाए। थोड़ा सा आप इसको इधर लेते जाओगे तो ये कुछ आई बनाते 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 यहाँ पे आएगा। अगर आप प्योरली इसी पे गिरा लगोगे तो ये आपका 90 डिग्री होगा। अब अगर आप इसके नीचे चले जाओगे, मतलब यहाँ, तो आप अगर यहाँ से मेजर करना चालू करोगे, ये मेजर करना चालू करोगे, तो ये 90 से अधिक हो गया, तो अब ये एक नया रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तब इसके लिए नॉर्मल क्या होगा? इसके लिए नॉर्मल ये बन जाएगा। तब ये रिफ्लेक्शन ही उल्टा हो गया, तब इसके लिए नॉर्मल ये हो जाएगा। तब रिफ्लेक्शन कैसे होगा? रिफ्लेक्शन ऐसे होगा कि लाइट रे इधर जा रही है और फिर लाइट रे इधर से इधर जा रही है, तो ये दूसरा ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये एनसीईआरटी की लाइन थी कि साइन आई जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, तब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेगा, ठीक है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। कुछ रिफ्रैक्शन के कुछ इफेक्ट होते हैं, उसे हमें पढ़ना होता है। मतलब जो रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं उसका कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें यूज होता है, या हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे ये देखो, ये अगर आपने किसी वाटर के कंटेनर में या फिर ग्लास में अगर आपने कोई स्पून या फिर स्टिक अगर डिप कर दिया होता है, तो वो थोड़ा सा स्टिक आपका थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, इट सीम्स टू समवट रेज्ड। मतलब ये अगर आपका एक वाटर का बीकर होता है, अगर आपने इसमें ग्लास डाला होता है, ये वाटर से पूरा फिल होता है यहाँ पे, तो अगर आपने यहाँ पे पेंसिल डाली होती है, तो फिर पेंसिल आपको थोड़ी बहुत ब्रेक लगती है, मतलब पेंसिल यूं दिखती है, समझ रहे हो बात को? पेंसिल लुक्स लाइक सम इट्स लुक लाइक दैट इट इज समवट ब्रेकन, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो आपने देखा। अब इस फिनोमेनन को कहने का मतलब ये है कि ये फिनोमेनन कहाँ से होता है, कैसे होता है? ये फिनोमेनन रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। इसमें फिनोमेनन का इन्वॉल्व होता है, मैकेनिज्म क्या होता है कि ये जैसे जो स्टिक होती है, अब स्टिक किस पॉइंट से अगर हम एक लाइट रे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइट रे ऐसे गई, अब यहाँ पे नॉर्मल से ये लाइट रे इधर जा रही है, नॉर्मल से लाइट रे इधर जा रही है। सिमिलरली दूसरे पॉइंट से हमने लाइट रे निकाला, अब ये लाइट रे नॉर्मल से अगेन रिफ्लेक्ट हो रही है। इस लाइट रे का, ये जो लाइट रेड कलर की जा रही है, इसका एक्चुअल में स्ट्रेट जो लाइन होगा वो यू होगा, कुछ मतलब सॉरी ऐसे नहीं, मतलब ये अपने पाथ को फॉलो करते करते निकलेगी। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, 1 मिनट।
से ये जो लाइट आप देख रहे हो, ये रेड वाली लाइट, अब ये कुछ ऐसा ऐसे निकलती, स्ट्रेट इधर निकलती, ना कि इधर जाती, क्योंकि अब ये नॉर्मल की वजह से इसको रिफ्लेक्ट होना पड़ रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से इसको रिफ्लेक्ट होना पड़ रहा है, मीडियम के चेंज होने की वजह से इसको रिफ्लेक्ट होना पड़ रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर जब आप इन दो रेस को जब आप एक्सटेंड करोगे बैक से ना, तो आपको ऐसा लगेगा, से मैं इसको मिटाऊं, जब अब आपको जब ये लाइट रे जब आपकी आंखों में जब ऐसे पड़ रही है, आपको प्लेन मिरर के केस में समझाया था कि जब आपको लाइट रे जिधर से आते दिखाई देती है, आप उधर ही ऑब्जेक्ट को एज्यूम करते हो कि ऑब्जेक्ट उधर ही है, या फिर सोर्स ऑफ लाइट उधर ही है। अब वो किस फेनोमेनन से आप तक पहुंच रहा है, आप इस बात को नहीं समझ सकते हो, नहीं इस बात को अपनी आंख समझती है। वो तो बस इतना जानती है कि हमको स्ट्रेट पाथ में जिधर लाइट रे दिख रही है, हमको स्ट्रेट पाथ में, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा ये फिक्स्ड एनोटेशन है कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे चलती है, ठीक है, ऐसा नेचुरल है कि लाइट रे को हम वैसे स्ट्रेट मानेंगे, उसको हम बेंड होकर नहीं मानते हैं, ठीक है। बेंड किस फेनोमेनन से हो रही है वो बात की बात है, हम तो बस स्ट्रेट जानते हैं। आइदर वो ये ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज उसकी यहाँ बन रही है, ठीक है। और अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, और अगर लाइट रे इसको इधर इस इमेज से पड़ती है, आंख पे दिखाई दे रही है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, वो तो उसको तो बस इमेज दिखाई दे रही है, तो उसको बस यही लगेगा कि यही ऑब्जेक्ट है, यही सोर्स ऑफ इमेज है, यही पे इसको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो उसी तरह जैसे इस केस में ये जो लाइट रे है, ये इन दो पॉइंट से निकल के जा तो रही इधर, लेकिन जब लाइट रे जब इस आई पे पड़ रही होगी, तो आई को ऐसा लग रहा होगा कि ये लाइट कहीं से मुड़ उड़ के नहीं आ रही होगी, ये तो बस सीधे इसी पॉइंट से आ रही होगी। तो जिस पॉइंट पे लाइट रे वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उसी को वो ऑब्जेक्ट मान लेगी आई, या फिर ऑब्जर्वर उसी को ऑब्जेक्ट मान लेगा। तो वो जिसको ऑब्जेक्ट मानेगा उसी को वो देखेगा, ठीक है। तो वो जिस चीज को देखेगा वो थोड़ा सा इमेज उसको रियल से थोड़ा अपरेंट दिखाई देता है, या फिर इसी को हम रियल से थोड़ा शिफ्टेड पोजीशन कहते हैं उस स्टिक की, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट जो देखता है एक्चुअल में, वो इमेज देखता है, वो ऑब्जेक्ट को देखता ही नहीं है। वो जो ऑब्जर्वर जो आई जो देख रहा है उस पार्ट को, वो पार्ट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट पार्ट इज बेसिकली इमेज ऑफ दैट पोर्शन। तो वो उस इमेज को देखता है और उसको लगता है वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यही आपका फिनोमेनन का, रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन का पहला वो था, एग्जांपल था कि जो लाइट जो स्टिक आप वाटर में डीप करते हो वो समवॉट बेंड होती है, ठीक है। तो वो इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। यहाँ मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे हो रहा है, यह आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। उसी तरह एक दूसरा भी इसका एक एस्पेक्ट आता है, फिर दूसरा एग्जांपल आप कह सकते हो, वो ये आता है कि एक जब आप जब कॉइन को वाटर में रखते हो ना, वाटर में, तो वो आपको उसी पेंसिल के जैसे टूटी नहीं, थोड़ी उठी दिखाई देती है। मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, एक सेकंड, हाँ, ये देखो, ये जो कॉइन आपने यहाँ देख रहे हो ना, ये जब आप कॉइन यहाँ रखे हो, तो ये कॉइन आपको एक्चुअल में यहाँ नहीं दिखाई देंगे, ये समवॉट रेज्ड दिखाई देती है, समवॉट उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है। ये आपको समवॉट उठी हुई दिखाई देती है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये जब लाइट जब इस कॉइन से निकलती है, तो एक लाइट सीधी निकलती है, दूसरी लाइट थोड़ी सी टिल्ट होकर निकलेगी, मतलब समवॉट एंगल पे हम जब दो रे निकालते हैं ना इमेज बनाने के लिए, तो ये एक दूसरी लाइट जा रही है। अब क्योंकि यहाँ पे इसको रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन फॉलो करना पड़ा है, यहाँ पे बेंड नहीं हो रही थी क्योंकि वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि वो आई और आर दोनों जीरो है, सो साइन आई बाई साइन आर जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कहने मतलब है कि जब लाइट रे परपेंडिकुलर जब किसी उस पे पड़ती है, सरफेस पड़ती है, तो वो बेंड नहीं होती है, ठीक है। और हमने आपको बताया था जब वो नॉर्मल से बेंड कब होती है और नॉर्मल के तरफ बेंड कब होती है, ठीक है। तो वो इस रिफ्लेक्शन की वजह से नॉर्मल से थोड़ी दूर गई, क्योंकि ये लाइट रे किस में है, डेंसर में, और ये लाइट रे रेयर मीडियम में। तो आपको बताया गया था जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो समवॉट इट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से, ये नॉर्मल आपका स्ट्रेट लाइन होगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक से वो हो गया, ये नॉर्मल से आपकी थोड़ी सी इधर झुकी है, यानी थोड़ी सी नॉर्मल से दूर निकल जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली अब इस रे को
जो स्ट्रेट गया है, इसको अगर आप बैक करोगे तो इसको अगर आप बैक करते हो तो आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आप इसको बैक करोगे तो इस वाले पोर्शन को अगर आप बैक करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो उसी बात पे आएगा। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को अगर आप बैक करोगे यहाँ से, तो अभी ये आपको लगेगा कि ये जो रे आ रही है ये नीचे से ना होकर इस स्ट्रेट लाइन से आ रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन ये दो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे आप वहीं पे ऑब्जेक्ट मान लोगे। तो यानी जो फिर हम अगेन जब हम देखेंगे, जो हमारी आई जो ऑब्जर्व करेगी वो इस ऑब्जेक्ट को ना देख के उसकी इमेज देखेगी और मानेगी कि वो इमेज ही ऑब्जेक्ट है और वो थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये पूरा इसका मैकेनिज्म है कि लाइट रे जब यहाँ से वाटर से निकलेगी तो इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन उसको फिनोमेनन ऑब्जर्व होगा और वो रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे थोड़ी सी नॉर्मल से दूर जाएगी। और जब वो नॉर्मल से दूर जाएगी और जब हमारी आई उसको देखेगी तो आई को ऐसा लगेगा कि वो नॉर्मल से दूर होने की वजह से नहीं, बल्कि स्ट्रेट वहीं से आ रही है जहाँ पे उसकी इमेज बन रही है, जहाँ पे उसका वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो वो उस इमेज को ही ऑब्जेक्ट मानेगा और वहीं पे उसको समझ लेगा कि ऑब्जेक्ट उतने ही दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा इसका एक अपरेंट डेप्थ का भी कंसेप्ट आता है। अपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट ये होता है कि इसका एक्चुअल हाइट तो ये होगा इस बीकर से, पर जब इमेज जब आई ने जब देखा तो उसको तो इमेज की डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये लगी। तो ये जो एच आई है, इसको एच आई कह लो, यही इसका अपरेंट डेप्थ होता है और ये इसका एक्चुअल डेप्थ होता है एच ओ। तो यहाँ से अपरेंट समझ रहे हो ना, आभासी है मतलब जो एक्चुअल से थोड़ा सा अलग हो। तो ये इसकी एक्चुअल हाइट है, मतलब कहने मतलब एक्चुअल हाइट ये थी और आपने उसको ये माना तो आपने तो हाइट को अपरेंट कर दिया ना, रियल से तो हटा दिया ना। तो ये इसका अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपके लिए दिया गया है a light ray into enters into a glass of refractive index 1.5। ये आपका एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है। ठीक है, फ्रॉम एयर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी ये एयर है और ये आपका ग्लास है। ठीक है, तो लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही है। कैसे आ रही है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये आपका ग्लास स्लैब मान लो, ये नॉर्मल मान लो, ये लाइट रे यहाँ से यहाँ ऐसे आई और ये समवट ऐसे मुड़ गई। ठीक है, तो देखो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है, यानी n की वैल्यू में 1.5 दे रखी है। ठीक है, और n की वैल्यू क्या होती है, c बाई v होती है। ठीक है, c हमको पता है, v हमें निकालना है, तो c क्या होती है 3.3 इंटू 10 के पावर 8। ये लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में। तो यहाँ से हम v कैलकुलेट कर सकते हैं। v क्या हो जाएगा हमारा c अपॉन 1.5 हो जाएगा ना। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू में यहाँ पे 3 इंटू 1.8 लिख सकते हैं और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्मॉल वो था। आप इसका सोल्यूशन यहाँ देख लो। ये देखो ये क्या है, c 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ये ग्लास का दिया गया था, ये एन जी लिखा गया है, यानी ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नोटेशन जी नीचे आ गया है। ये c बाई v, तो v क्या हो गया, अब यहाँ से c बाई एन जी हो गया, c 3 इंटू 10 के पावर 8 1.5। अब ये 1.5 अब यहाँ पे ऊपर भी 10 से आप मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी 10 से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 के पावर 9 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 3 इंटू 10 के पावर 8 इंटू 10 ही रहने दो। ठीक है, और यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ और ये 15 हो जाएगा आपका। 1.5 इंटू 10 करेंगे तो फिर 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 है और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, उसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इसको प्रैक्टिस करना। इसमें क्या दिया गया, एरिया ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम मीडियम फ्रॉम 1 इंटू 2, यानी कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इसमें लाइट रे ये नॉर्मल है आपका, लाइट रे यहाँ से आ रही है और इसमें एंटर हो रही है। ठीक है, हैविंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, ये आई का हमको 60 डिग्री दे रखा है वैल्यू, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू हमें 45 डिग्री दे रखी है, यानी ये आर की वैल्यू में 45 दे रखी है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी 1 n2 हमें पूछ रहा है, उसकी वैल्यू n2 अपॉन n1 होती है और उसकी वैल्यू कुछ और भी होती है, स्नेल्स लॉ के सेकंड से हमने बताया था, उसकी वैल्यू होती है साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ
साइन ऑफ आर, ये इसकी दूसरी वैल्यू होती है साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक सेकेंड, यस, 1 एंड 2 है वो आपका साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है, तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको साइन 45 की वैल्यू पता होगी, सॉरी साइन 60 की वैल्यू आपको पता होगी और साइन 45 की वैल्यू आपको पता होगी। आर में 45 पुट करना, आई में 60 डिग्री पुट करना, ये आपका आंसर आ जाएगा। यही तो पूछा गया था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 2 का रिस्पेक्ट में 2 का